दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज है डेट 20 जुलाई 2021 और आज का निफ्टी का डेटा देखें तो ये लगभग 0.76% डाउन है। आज का जो हमारा हीरो स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स, जो कि 5.5%। आपको यकीन नहीं होगा कि एशियन पेंट्स 5.5% ऊपर जाके बंद हुआ। इसका वॉल्यूम का बात करें तो ये है 67,55,000 के आसपास। तो आज हम एशियन पेंट्स का फंडामेंटल थोड़ा देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका डिलीवरी कितना था आज। अगर आज का डिलीवरी का बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका प्राइस। अगर इसका प्राइस का बात करें तो ये 3100 का है, और अगर इंट्राडे हाई का बात करें तो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और 52 वीक हाई में भी चेक कर सकते हैं आप कि ये लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका ओवरऑल हाई था 3179, जो कि ये 20 जुलाई को ही क्रॉस किया था, और अभी है 3145। तो हम देख सकते हैं कि अपना इंट्राडे में भी हाई में था और 52 वीक हाई में भी, 52 वीक हाई लो में भी अपना हाई में चल रहा है। अगर इसका डिलीवरीज़ का बात करें तो ये है लगभग 16.96%। तो हम देख सकते हैं कि लगभग 83.04% जो कि आदमी है वो इंट्राडे में इसे ट्रेड कर रहे हैं, और जो बाकी बच गया 16.96% वो एक दिन से ज़्यादा इसे होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली यह कह पाना कि ये अच्छा है या ख़राब है डिलीवरी से पता नहीं चलता। बस हमें ये देख के पता चलता है कि इसका इंट्राडे बहुत ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट, बस इतना पता चलता है। हम चेक करते हैं इसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले screener.in में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक एशियन पेंट्स एक पेंट का कंपनी है, और इंडिया का जो सबसे बड़ा पेंट कंपनी यही है। ये सेटअप हुआ था 1942 में। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल्स का। तो इसका ओवरऑल मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ के आसपास का, और अगर 52 वीक हाई लो का बात करें तो वो है लगभग 3100 के आसपास हाई और 1600 के आसपास लो है। तो देख सकते हैं कि क्लियरली एक साल में ये लगभग डबल हो गया है। अगर इसका पीई का बात करें तो ये है लगभग 87 के आसपास। तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो पीई है वो बहुत हाई चल रहा है, बिकॉज ऑफ कि ये सबसे बड़ा कंपनी है। सबसे पहला ये निफ्टी में लिस्टेड है, मतलब निफ्टी में जो 30 कंपनी होता है उसमें ये शुमार है। इसी चलते इसका जो स्टॉक पी है वो बहुत हाई है। और अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसका स्टॉक पी वैल्यू हाई क्यों है। बिकॉज उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से भी ज़्यादा है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी 30% से ज़्यादा है। तो एज एक्सपेक्टेशन हम लोग जो इंसान है एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा कंटिन्यूड रहेगा, जिसकी वजह से हम उसको ऊंचे प्राइस में भी ख़रीद रहे हैं, जिसके वजह से जो उसका स्टॉक पी है वो लगभग 90 के आसपास चला गया है। अब हम बात करते हैं कंपनी का थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट का। तो कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है कि ये डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है कंपनी का में, और ये कंटिन्यूस गुड ग्रोथ दिखा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो ये लगभग 26% है लास्ट 3 साल का, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। बट बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यूएशन मुझे इसमें इन्वेस्ट करने में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर इसका नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो वो है लगभग, अगर इसका नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो ये इसका सबसे पहला तो जो ट्रेडिंग मल्टीपल है वो बहुत हाई है। बुक वैल्यू से भी बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, और पी के रेस्पेक्ट में भी ये बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। अगर इसका एक और नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 8.76% है। तो सेल्स तो उतना खास ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन बिकॉज द प्रॉफिट मार्जिन इसका हाई है, जिसकी वजह से वो उसको और एक्सपेंड करता जा रहा है। 8% ही ग्रो कर रहा है सेल्स, लेकिन जो उसका मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन उसको वो और ज़्यादा स्ट्रेच करते जा रहा है इसी सेल्स में। इसका अगर कॉम्पिटिटर का बात करें तो सेकेंड कॉम्पिटिटर इंडिया में आता है बर्जर पेंट्स, नेरोलेक, इंडिगो पेंट्स, यही मोस्टली 3-4 है। बाकी जो नीचे आर्कोज, नोबल और शालीमार पेंट्स, हार्डकोस्ट एंड वुड, ये सब उतना खास नहीं है। ऊपर का जो 4 कंपनी है यही है मेजर प्लेयर इंडिया में, जिसके बारे में हम लोग सब लगभग जानते हैं। और भी है, लेकिन ये मेजर 4 है जो सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया का। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का अगर हम बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस ग्रो करता है, या थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ है लेकिन ओवरऑल ग्रो करता है लास्ट 8 क्वार्टर में। बस एक बार ड्रॉप किया था जून 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड, बाकी हर साल हर क्वार्टर ये कंटिन्यूस ग्रोथ में है। ठीक उसी तरीके से एक्सपेंस भी उसी रेट से ग्रो कर रहा है जिस रेट से सेल्स ग्रो कर रहा था। उनको ये समझ सकते हैं कि कंपनी अपना जो कोर बिजनेस है उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है।
अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना कुछ खास नहीं है, लगभग 20% के आसपास है। तो मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% या प्लस रहे। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट हाईली फ्लक्चुएटिंग है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 400 to 500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, लेकिन कभी होता है कि वो 800 के पार भी चल जा रहा है और कभी हो रहा है कि वो 1000 के पार भी चल जा रहा है और कभी कभी हो रहा है कि वो 500 के अंदर ही रह जा रहा है। तो अगर इसका नेट प्रॉफिट का बात करें तो हाईली फ्लक्चुएटिंग है। अब हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज का। अगर ईयर वाइज का बात करें तो इसका सेल्स ग्रो किया 6400 करोड़ से लेके 2010 में था 6400 करोड़, जो अभी बढ़ के हो गया है 24,000 करोड़। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये लगभग 6 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। सेल्स 4 गुना बढ़ा है। ठीक उसी तरीके से हम चेक करते हैं कि सेल्स अगर 4 गुना बढ़ा है तो एक्सपेंस भी लगभग 4 गुना बढ़ना चाहिए। एक्सपेंस था लगभग 5000 करोड़ का, तो इसका अभी का एक्सपेंस है लगभग 1900 करोड़, 19,000 करोड़। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे इसका सेल्स 4 गुना बढ़ा उसी तरीके से इसका एक्सपेंस भी 4 गुना बढ़ गया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो ये लगभग 20% के आसपास ही है। आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में 2010 में ये 19% था, 11 में 18 हुआ, फिर ये धीरे धीरे उसी के आसपास घूमता रहा और अभी 20+ हो गया पिछले 3-4 सालों में। इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का बात करें तो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग में, ट्रेंड इसका इंक्रीजिंग में ही है हमेशा से। 10 साल पहले इसका प्रॉफिट लगभग 800 करोड़ के आसपास था, जो अभी बढ़ के हो गया लगभग 3500 करोड़ के आसपास। तो नेट प्रॉफिट भी लगभग 4 गुना के आसपास ग्रो किया है। अब थोड़ा बात करते हैं पिछला कुछ साल का डेटा का। तो अगर पिछला कुछ साल का डेटा का बात करें तो कंपाउंडेड अगर इसका सेल्स ग्रोथ का बात करें तो ये लगभग 11% से ग्रो किया है, और अगर 5 साल का बात करें तो ये 9% से ग्रो किया, और 3 साल का बात करें तो ये लगभग 9% से ग्रो किया। तो सेल्स के हिसाब से तो कंपनी कुछ खास उतना बढ़िया लग नहीं रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो आप कंटिन्यूस देख सकते हैं कि कंपनी लगभग 14 to 15% के आसपास अपना प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में कामयाब रहा है। इसका कहने का मतलब है कि कंपनी का प्रोडक्ट भी बिक रहा है और वो थोड़ा थोड़ा जैसे अपना मार्जिन इंक्रीज़ करता जा रहा है सेल्स में, इसके वजह से सेल्स से ज़्यादा ग्रोथ उसको प्रॉफिट में हो रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो लगभग है 25% के आसपास। 10 साल का देखिए, 5 साल का या 3 साल का, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट का। अगर बैलेंस शीट का बात करें तो कंपनी का रिज़र्व, अगर 2010 का बात करें तो कंपनी का रिज़र्व था 1600 करोड़, जो कि 2021 आते आते ये लगभग हो गया 12,000 करोड़। तो यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि कंपनी का जो रिज़र्व है वो लगभग 8 से 9 गुना हो गया विद इन 10 ईयर्स। अगर बोरोइंग का बात करें तो कंपनी का नेट बोरोइंग, कोर बोरोइंग जो है लॉन्ग टर्म का, वो कितना कुछ खास है नहीं। 200 करोड़ के आसपास 2010 में था और अभी भी लगभग 1000 करोड़ के आसपास है। तो बोरोइंग तो इंक्रीज़ किया है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रॉफिट बोरोइंग उतना कुछ खास इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है लगभग 3500 करोड़ के आसपास का है। तो उसे अगर कंपेयर करें तो उसका लगभग 1/3 से भी कम है बोरोइंग। तो एक चाहे तो एक ही बार में अपना पूरा बोरोइंग को क्लियर भी कर सकता है। तो बोरोइंग के हिसाब से कंपनी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कैश फ्लो का, कि क्या कंपनी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से काम करके जो पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का काम पूरा कर रहा है या नहीं कर पा रहा है या नहीं। तो अगर आप पिछला 10 साल का डेटा देखें तो कंपनी कंटिन्यूस अपना जो ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा निकाल रहा है उसे कंफर्टेबली अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है। कहने का मतलब कि कंपनी अपना कोर बिजनेस से जो पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग पूरा कर रहा है, फाइनेंसिंग पूरा कर रहा है, प्लस उसका हाथ में कुछ कैश भी बच रहा है, जिसकी वजह से जिससे हम ये मान सकते हैं कि कंपनी का जो ओवरऑल कैश को कंजर्व करने का या कैश को निकालने का पावर है वो काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो पिछले 8 क्वार्टर में ये कॉन्स्टेंट मेंटेन्ड है 52.79% है। मतलब पिछला 8-9 क्वार्टर से मैनेजमेंट कोई अपना प्रमोटर शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ नहीं किया है। और अगर अदर का शेयर होल्डिंग का बात करें तो मुझे अच्छा लगता है कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग किसी भी कंपनी में कम हो तो मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा पसंद आता है। ऐसा कोई खास ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस एक देखने का एक थोड़ा सा एक नज़रिया देता है कि अगर ठीक है पब्लिक अपना शेयर होल्डिंग घटा रहा है
मतलब FII और DII बढ़ा रहा होगा। तो मुझे अच्छा लगता है जब FII और DII शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं तो वो कुछ सोच के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जबकि पब्लिक उतना कुछ खास सोच के इन्वेस्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट 8 क्वार्टर में, 8 क्वार्टर से पहले ये 21% था पब्लिक का, जो अभी हो गया 19%। तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी में पब्लिक का शेयर होल्डिंग कंपनी में घट रहा है। तो मुझे इसमें अगर हम कंपेयर करें यहाँ से शेयर होल्डिंग पैटर्न से पब्लिक का, तो मुझे इसमें इंटरेस्टेड है, बट जो कंपनी का वैल्यूएशन हो काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला इसमें। ये था ओवरऑल कंपनी के बारे में, मैंने आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।